आप फिक्र मत कीजिए, मैं ओवर टाइम करके पूरा बिल चुका दूंगा। सतीश जी ने एक बार फिर कड़क आवाज में कहा, मुझे समझ में नहीं आता तुम जैसा सुलझा समझदार इंसान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। इन रईस लड़कों से दोस्ती करने का क्या मतलब है? शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं। जितनी चादर हो उतने पांव फैलाने चाहिए। प्रतीक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आगे कुछ कहता तभी पीछे से आवाज आई, यो ब्रो, क्या बात है, तुम यहाँ वेटर का काम करते हो? ओह माय गॉड। दरअसल राहुल ने सतीश जी और प्रतीक की सारी बातें सुन ली थी। फिर क्या था, उसे तो प्रतीक का मजाक बनाना ही था। बढ़ चढ़कर जोर जोर से हंसते हुए राहुल दौड़ते हुए बाकी सारे दोस्तों के पास गया और उसने जो देखा था सब उगल दिया। सभी दोस्त आपस में एक दूसरे को ताली मारते हुए हंसने लगे। फिर प्रतीक को देखकर तरह तरह की बातें बनाते हुए उसे नीचा दिखाने की अपनी पूरी कोशिश में लग गया। प्रतीक गुस्से में मन ही मन बड़बड़ाया। जिस बात का डर था वही हुआ, जिसके लिए इतना सब कुछ किया उसका कोई पता नहीं, और ऊपर से इन लोगों के सामने पोल खुल गई। अब पूरे कॉलेज में ये तमाशा करते हैं। ये देखकर प्रतीक ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और गुस्से से उन सब को देखते हुए तेज कदमों से बाहर की ओर चला गया। रात के लगभग 8 बज रहे थे। बार के बाहर खड़े होकर प्रतीक अपने आप को भी कोस रहा था। तभी अचानक एक ब्लैक रोल्स रॉयस कार बहुत तेजी से प्रतीक के सामने आ गई। प्रतीक हैरानी से कार को देख ही रहा था। तभी कार से ड्राइवर बाहर निकला और वो प्रतीक के सामने आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने प्रतीक से कहा, बाबा साहब आपसे बात करना चाहते हैं, सिर्फ 2 मिनट। कह दो अपने साहब से मेरे पास वक्त नहीं है। प्रतीक ने लगभग गुस्से में कहा। तभी अचानक ही एक और गाड़ी आकर रुकी। ब्लैक कपड़े पहने 3 नौजवान बॉडीगार्ड्स तेजी से निकलकर प्रतीक की ओर बढ़े। फिर उनमें से एक ने कहा, बाबा बड़े साहब आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। प्रतीक ने अपनी अकड़ बराबर रखते हुए कहा, और कोऑपरेट नहीं किया तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? तभी पीछे से एक गार्ड आगे बढ़ा और उसने प्रतीक के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, माफ कीजिएगा बाबा, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। एक पंच राइट और दूसरा लेफ्ट, फिर एक किक स्ट्रेट। बस उतने में ही उन तीनों हट्टे कट्टे नौजवानों की दर्द भरी चीख सुनाई देने लगी। फिर अपने हाथ झटकते हुए खुद से कार में बैठते ही प्रतीक ने चीखते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? एक भारी कठोर उम्रदराज आदमी की आवाज आई, माफ कीजिएगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर आप चाहते क्या हैं? ये आवाज हरिवंश जी की थी, जिन्होंने ब्लैक रॉयल सूट पहना हुआ था। उनके चेहरे पर उदासी थी। वो प्रतीक को ऐसे देख रहे थे जैसे उससे कुछ मांगना चाहते हो, उसके आगे अपने दोनों हाथ फैलाना चाहते हो। ओबरॉय परिवार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कब तक आप इस तरह एक मामूली से बार में वेटर की नौकरी करेंगे, जबकि आपका खुद का इतना बड़ा एम्पायर है जहां लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं। प्रतीक के चेहरे पर एक बेरुखी थी। देखिए हरिवंश जी, इस तरह की बातें आप ना ही करें तो बेहतर होगा, और मैं कम से कम भीख तो नहीं मांग रहा, अपनी काबिलियत के हिसाब से नौकरी ढूंढ रहा हूँ। फिलहाल मेरे हाथ में जो है वो काम कर रहा हूँ। रही बात ओबरॉय परिवार में लौट जाने की, तो वो नामुमकिन है। हरिवंश जी ने रिक्वेस्ट की, लेकिन बाबा आपके पिता पिछले साल भर से बेहद बीमार हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। हरिवंश जी की बात सुनकर प्रतीक कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर अचानक ही अपनी नजरें उठाकर तेज कड़क आवाज में उसने कहा, कौन पिता? मैं किसी को भी नहीं जानता। मेरे पिता उस दिन मेरे लिए मर गए थे जब उन्होंने। इतना कहते हुए प्रतीक खामोश हो गया। हरिवंश जी ने नजर झुकाते हुए कहा, वो उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। आप नहीं जानते उन्होंने आपको कितना ढूंढा और कितनी मिन्नतों के बाद इतने साल बाद आप लोग मिले हैं। मालकिन को देखने के लिए मालिक तरस रहे हैं। प्रतीक बाबा, अब वक्त आ गया है लौट आने का, प्लीज आप आ जाइए। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ना उनका पैसा चाहिए ना औदा, और प्यार की उम्मीद तो कब की खत्म हो गई। अगर कुछ रह गया है तो वो है नफरत। प्रतीक ने हरिवंश की आंखों में आंखें डालकर कहा और तेजी से कार से उतर गया। हरिवंश जी चाहकर भी कुछ नहीं कह पाए, और वहीं प्रतीक तेज कदमों से आगे बढ़ गया। करीबन 1:30 बजे प्रतीक बार काउंटर पर कपड़ा मारते हुए अपने आप से ही बातें कर रहा था। इतना कुछ किया आज, पूरे महीने भर की सैलरी दांव पर लगा दी, लेकिन क्या ख्वाब तो देखते ही टूट गया। और अब तो उसे पता भी चल जाएगा, इन्फिनिटी बार और कैफे में मैं वेटर की नौकरी करता हूँ। सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म। तभी उसके कानों में एक लड़की की बेहद स्वीट और सॉफ्ट आवाज पड़ी, खत्म नहीं प्रतीक, ये नई शुरुआत है। ये आवाज सुनते ही प्रतीक एकदम पीछे मुड़ा। उसके हाथ में सफाई का कपड़ा था और सामने वो लड़की जिसके इंतजार में आज का उसका दिन कट गया था। प्रतीक ने हड़बड़ाते हुए कहा, पार्थी तुम यहाँ? पार्थी जिसकी खूबसूरती शब्दों में कोई क्या बता पाता।
दूधिया रंग, समंदर सी गहरी हल्की नीली इस आंखें, तरह हो गया। परफेक्ट फिगर, लंबे काले बाल। ये वो तो मुस्कुराते हुए काफी बोली, मतलब हाँ मैं यहाँ। कुछ नहीं भाई। तुम्ही ने तो बुलाया था। तुम लेट हो, पार्टी कब की खत्म हो चुकी है। फिलहाल मेरा काम यहाँ सफाई का है। प्रतीक ने नजर झुकाकर उदास होते हुए कहा। प्रतीक ने जब ये कहा तो उसकी हाथों की मुट्ठी कस गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेत के समान उसके हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है। तभी पार्थी के पीछे से राहुल ने आते हुए कहा, देखा पार्थी, मैंने कहा था ना ये दोस्ती के लायक भी नहीं है। एक मामूली से बार में वेटर की नौकरी करता है ये। पार्थी एकटक प्रतीक को देख रही थी। वहीं प्रतीक ने भी पार्थी को देखते हुए कहा, हाँ ये मेरी सच्चाई है और मुझे अपने काम से कोई परेशानी नहीं है। प्रतीक आगे कुछ कहता तभी उसका फोन रिंग करने लगा। अननोन नंबर देखते हुए प्रतीक ने फोन को रिसीव करके जैसे ही हेलो कहा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही पल फोन कट करके प्रतीक तेजी से दौड़ते हुए बाहर निकल गया और फिर देहरादून की सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, तेज सांसें चल रही थी। हफ्ते वे लाइफ केयर हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाकर तेज आवाज में प्रतीक ने कहा, सरला जोशी, उन्हें अभी अभी यहाँ लाया गया है। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत ही प्रतीक को हॉस्पिटल की फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए कहा। जब प्रतीक फर्स्ट फ्लोर आईसीयू के बाहर पहुंचता है तो वहां कुछ डॉक्टर आपस में डिस्कशन कर रहे थे। प्रतीक पसीने से लथपथ था। उसने इतराते हुए कहा, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी माँ को, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर ने प्रतीक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए आपकी माँ को ब्रेन हैमरेज हुआ है, जल्द से जल्द हमें उनकी सर्जरी करनी होगी। प्रतीक के तो कदमों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही डॉक्टर कहते हैं, सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए आपको पहले जमा करने हैं। उम्मीद करता हूँ आप जल्द से जल्द कर देंगे ताकि सर्जरी समय से शुरू हो पाए। डॉक्टर के शब्दों ने प्रतीक को तोड़ कर रख दिया था। प्रतीक ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, 2.5 लाख कहाँ से लाऊंगा, वो भी एक रात में। इतना कहते हुए प्रतीक एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी प्रतीक के कानों में हरिवंश जी के शब्द गूंजने लगे जो उन्होंने कहे थे, अब वक्त आ गया है प्रतीक बाबा, आपको लौट कर आना ही होगा। अगले ही पल दिन भर में जो कुछ भी हुआ वो सब प्रतीक की आंखों के सामने घूमने लगा। प्रतीक के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वह किसी भी हाल में अपनी माँ की सर्जरी करवाना चाहता था, लेकिन 2.5 लाख रुपए उसके लिए एक बड़ी रकम थी। हरिवंश जी के शब्दों को याद करते हुए तुरंत ही प्रतीक को अपनी माँ सरला के कुछ शब्द याद आते हैं। जैसे सरला जी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, ध्रुव, जीवन में कभी भी अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो और कारण मैं हूँ तो मेरे लिए अपने पिता के सामने कभी अपने हाथ मत फैलाना। तुम्हारी माँ मौत को स्वीकार करना पसंद करेगी, लेकिन तुम्हारे पिता के दिए गए 1 रुपए भी मुझे स्वीकार नहीं। सरला जी के शब्द प्रतीक के कान में बार बार गूंज रहे थे। किसी भी हाल में वो अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता था, वहीं वो अपनी माँ को मरते हुए भी तो नहीं छोड़ सकता था। प्रतीक अपने आप से बात करते हुए कहता है, ओह गॉड, ये कैसी कश्मकश है, क्या करूं मैं। आईसीयू के दरवाजे पर एक छोटी सी ग्लास विंडो से सरला जी को देखते हुए प्रतीक ने कहा, माँ, तेरे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे नहीं पता मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, लेकिन मेरा इंतजार करना। जब प्रतीक ये कह रहा था उसकी आंखों से आंसू छलक गए। आंखें इतनी लाल हो गई थी जैसे आंखों में खून उतर आया हो। प्रतीक खुद ही अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए एक बार फिर सरला जी को देखकर कहा, बस यूं गया और यूं आया माँ, तू बस अपना ध्यान रखना। इतना कहते हुए प्रतीक तेज कदमों से हॉस्पिटल से ऐसे निकलता है जैसे कि सच में वो जानता है कि उसे कहाँ जाना है। उसकी आंखों में अब नमी नहीं थी, उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था जैसे वो एक जंग जीतने जा रहा है और जीत कर ही लौटेगा। अंधेरी काली रात में खाली सड़क, प्रतीक तेज कदमों से चलते हुए एक बस्ती की ओर गया जहाँ हर तरफ अंधेरा ही है। मुश्किल से 1 या 2 स्ट्रीट लाइट थी, वो भी बंद चालू हो रही थी। एक खंडर पुरानी सी बिल्डिंग में जब प्रतीक के कदम रखते ही बिल्डिंग के एक कोने पर खड़ा हुआ लड़का प्रतीक को देखते ही दंग रह गया। वो फिर तेज रफ्तार से दौड़ते हुए दूसरी मंजिल पर गया जहां लगभग 8 से 10 लड़के और 3 लड़कियां आपस में फाइट प्रैक्टिस कर रहे थे। लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, किंग कोबरा इज हियर। किंग कोबरा के नाम सुनते ही उन लोगों ने आपस में फाइट करना बंद कर दिया और एक लाइन बनाकर खड़े हो गए। प्रतीक के सबके सामने पहुंचते ही सबने सिर झुकाकर एक साथ कहा, वेलकम किंग। तभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आगे बढ़ते हुए प्रतीक से कहा, किंग, आप अचानक से यहाँ कैसे, क्या बात है। प्रतीक ने बाकी सबको देखते हुए कंटिन्यू करने का इशारा करते हुए कहा, कंटिन्यू, मैं बस यूं ही। इतना कहकर प्रतीक ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, केडी, माँ हॉस्पिटल में है, उनकी सर्जरी के लिए 2.5 लाख चाहिए। केडी यानी कि कृष्णा नंदन दास ने हैरान होते हुए कहा, क्या हुआ है माँ को और अचानक से ये सब। प्रतीक धीमी आवाज में कहा, माँ को ब्रेन हैमरेज हुआ है
और कल उनकी सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए। केडी ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और पास ही में एक पिलर पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ब्लैक कोबरा। तुमने मुझसे कहा था कि हमारे पास जो 10 लाख हैं वो बस्ती के दोनों कैंसर पेशेंट के इलाज में लगा दो, और मैंने अपने पास मौजूद जितना भी पैसा था सब उन दोनों के इलाज में लगा दिया। फिलहाल हमारी गैंग के पास अभी किसी भी तरह का कोई फंड नहीं है। प्रतीक की लाइफ का यह एक और सीक्रेट था जहां वो केडी के साथ मिलकर बस्ती के कुछ खास बच्चों को ट्रेन करता था। वो बच्चे दिन भर काम करते थे और रात में उस खंडर बिल्डिंग में आकर प्रैक्टिस करते थे, और फिर जरूरत पड़ने पर इलीगल तरीके से ही सही लेकिन उनका गैंग जरूरतमंदों की मदद करता था। ये प्रतीक की दूसरी दुनिया थी जहां वो ब्लैक कोबरा के नाम से मशहूर था। तभी पीछे से कनक की आवाज आई, हम सबके पास कुछ पैसे हैं, आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। इतना कहते ही कनक और ग्रुप के सारे मेंबर्स प्रतीक के सामने आकर खड़े हो गए। कनक ने प्रतीक की आंखों में आंखें डालकर कहा, हमारे पास लगभग 50,000 होंगे। प्रतीक ने एक नजर कनक को देखकर केडी से कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। इतना कहकर प्रतीक तेज कदमों से वहां से जाने लगा। तभी पीछे से कनक चलते हुए आई और बोली, ब्लैक कोबरा रुक जाइए, देखिए इतने सालों से आप रात में यहाँ आकर हमें प्रैक्टिस कराते हैं, हमारी मदद करते हैं, बदले में हमने आपको कभी कुछ नहीं दिया, अगर आज हम आपकी मदद कर पाए तो। प्रतीक ने एक नजर कनक को देखा जो कि मात्र 16 साल की मासूम सी लड़की थी। उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए फिर से तेज कदमों से वहां से चला गया। बस्ती से निकलने के बाद प्रतीक लगातार किसी को कॉल कर रहा था। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव ना होने पर प्रतीक चिढ़ गया था। श्रीवास्तव जी, आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? उठ जाइए प्लीज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इतना कहते हुए प्रतीक ने एक बार फिर से श्रीवास्तव जी को कॉल किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद नींद से भरी हुई एक आवाज आई, उल्लू की तरह रात भर खुद तो जागते ही हो और दूसरों को भी सोने नहीं देते, बात क्या है आखिर? प्रतीक ने एकदम से कहा, मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। श्रीवास्तव जी एकदम से बिस्तर पर उठकर बैठ गए। अरे क्या पागल हो गए हो? 2.5 लाख रुपए? अब कौन सी पार्टी करनी है तुम्हें? मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे उनकी सर्जरी करानी है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अगले 8 दिन में मैं आपको आपका पैसा लौटा दूंगा। श्रीवास्तव जी बिल्कुल खामोश हो गए थे। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। प्रतीक उनकी खामोशी का मतलब समझ पा रहा था, इसलिए उसने एक बार फिर कहा, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं जल्द से जल्द 8 दिन में आपको ये पैसा लौटा दूंगा। श्रीवास्तव जी ने चिढ़ते हुए कहा, महीने की 15,000 सैलरी देता हूँ, 8 दिन में 2.5 लाख रुपए कहाँ से लौटाएगा? प्रतीक अपनी सीक्रेट लाइफ के बारे में किसी को नहीं बता सकता था। वो जानता था कि उसकी गैंग अगले 8 दिन में 2.5 लाख रुपए आसानी से अर्न कर सकती है। पिछले 3 महीने में उन लोगों ने 10 लाख रुपए बस्ती के 2 लोगों की मदद करने के लिए इकट्ठा किए थे। हालांकि प्रतीक की गैंग अंडरकवर गैंग थी। वो लोग किसी भी तरह का गलत काम नहीं करते थे। वो लोग गैर कानूनी हो रहे काम को रोककर उन लोगों से पैसा वसूल करते हुए गरीब लोगों की मदद करते। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में प्रतीक ब्लैक कोबरा के नाम से जाना जाता था, जहां उसने अपनी असली पहचान छुपा रखी थी। औरों की मदद करने वाला प्रतीक आज खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहा था। वहीं श्रीवास्तव जी ने कॉल कट करके फोन स्विच ऑफ कर दिया। लगभग सुबह के 5:30 बज चुके थे। हल्का हल्का उजाला होने लगा। प्रतीक की आंखें बिल्कुल लाल थी, कुछ नींद, कुछ थकान और कुछ फिक्र। पिछली रात लगभग 10 से 12 किलोमीटर वह पैदल चला था। अपनी माँ को खो देने के डर ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। अभी प्रतीक अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में स्क्रॉल कर ही रहा था कि तभी अचानक से एक अननोन नंबर से उसे कॉल आता है। प्रतीक तुरंत कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, क्या आप सरला जी की बेटी प्रतीक हैं? लाइफ केयर हॉस्पिटल का नाम सुनते ही प्रतीक हैरानी से कहा, हाँ जी मैं प्रतीक बात कर रहा हूँ, बताइए क्या बात है? अगले आधे घंटे में हम सरला जी को सर्जरी के लिए ले जा रहे हैं, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। व्हाट? लेकिन पैसे का इंतजाम? प्रतीक ने अभी इतना ही कहा था। प्रतीक को बीच में रोकते हुए कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, पैसों का इंतजाम हो चुका है, यहाँ अमाउंट डिपॉजिट कर दिया गया है, आप बस जल्द से जल्द आ जाइए। प्रतीक हैरान होते हुए कहा, लेकिन सर्जरी तो 12 बजे थी ना? देखिए सर्जरी 12 बजे थी, लेकिन आपकी माँ की कंडीशन क्रिटिकल है, सरला जी को अभी ऑपरेट करना होगा, आपके पास समय कम है, आपको फॉर्म पर साइन करना है। जब तक आप सिग्नेचर नहीं करेंगे ऑपरेशन के लिए हम सरला जी को नहीं ले जा पाएंगे, प्लीज जल्दी आ जाइए। प्रतीक ने तुरंत ही कॉल कट किया और बिजली की रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। वह इतना तेज दौड़ रहा था जैसे उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई हो, और कुछ ही वक्त में वो लाइफ केयर हॉस्पिटल की फर्स्ट फ्लोर पर था। बिना कुछ सोचे समझे उस वक्त उसने तुरंत ही फॉर्म पर साइन कर दिया। फिर सरला जी को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। एक तरफ सरला जी का ऑपरेशन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रतीक के दिमाग में तूफान। प्रतीक ने अपने आप से बात करते हुए कहा, आखिर कौन हो सकता है? किसने हॉस्पिटल में पैसा डिपॉजिट किया? कहीं ओबरॉय परिवार तो नहीं?
ओ नो, अगर ये पैसा उनकी तरफ से आया है तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? माँ तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं। इतना कहते हुए प्रतीक ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। प्रतीक के मन में ख्याल आते रहे और वो खुद से बात करता रहा, पर उन्हें कैसे पता? और वो लोग इस तरह से बिना बताए मदद करें, ऐसी उनकी नियत नहीं। जरूर ये कोई और है, पर कोई और मेरी मदद क्यों करेगा? सुबह के लगभग 10 बज चुके थे। प्रतीक की माँ की सर्जरी हो चुकी थी। सरला जी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी तक पूरी तरह से उन्हें होश नहीं आया था। प्रतीक अपने कमरे में अपनी माँ को निहार रहा था। तभी दरवाजे पर किसी के होने की उसे आहट सुनाई दी। प्रतीक ने दरवाजे की ओर जैसे ही देखा, उसे यकीन नहीं हुआ कि वो अपने सामने किसे देख रहा है। उसके सामने पार्थी खड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए धीमे कदमों से उसी की तरफ बढ़ रही थी। तुम यहाँ? प्रतीक हैरानी से पार्थी को देखकर कहा। पार्थी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं यहाँ। तुम जब भी मिलते हो क्या इसी तरह के सवाल करते हो? प्रतीक धीरे से अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? पार्थी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मिलने आ गई। प्रतीक के पास फिलहाल कुछ कहने के लिए नहीं था। उसके चेहरे पर बस मुस्कुराहट थी और दिल में खुशी का सैलाब उमड़ रहा था। जिस लड़की के पीछे वो पिछले 4 सालों से लगा हुआ था, वो लड़की आज खुद चलकर उसकी तरफ आई थी। पार्थी ने सरला जी को देखते हुए कहा, लगता है आंटी को अभी होश नहीं आया। तुम भी तो हंसी में लग रहे हो, तो चलो क्यों ना बाहर कैंटीन में कॉफी पी जाए। प्रतीक हैरानी से पार्थी को देखते हुए सोचने लगा, कहीं पार्थी तो वो नहीं जिसने 2.5 लाख डिपॉजिट किए हो। प्रतीक पार्थी से कुछ कहता, तभी उसकी नजर फिर से दरवाजे पर गई। वहाँ हरिवंश जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रतीक फिर से गुस्से से लाल हो गया। प्रतीक नहीं चाहता था कि पार्थी के सामने हरिवंश जी से किसी भी तरह की कोई भी बात हो। प्रतीक ने पार्थी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, अभी मैं माँ को अकेले नहीं छोड़ सकता। फिलहाल तुम जाओ, हम जल्द ही मिलते हैं। पार्थी को अजीब लगा, लेकिन फिर वो बहुत ही प्यार से प्रतीक को देखते हुए बिल्कुल उसके करीब चली गई। पार्थी को अपने नजदीक आते हुए देख प्रतीक की धड़कनें तेज हो गई थी। पार्थी ने धीरे से उसके गाल पर किस किया, फिर उसने प्रतीक के कान के नजदीक जाकर फुसफुसाते हुए कहा, भाई हम जल्द मिलेंगे। ये पहली बार था जब प्रतीक के कोई इतने करीब था, और वो जिसके करीब होने के प्रतीक सपने देखा करता था। प्रतीक की तो पल भर के लिए धड़कनें रुक गईं। उसे ऐसा लगा जैसे अचानक ही दुनिया रंगीन हो गई हो। वहीं दूसरी ओर हरिवंश जी खामोशी से कमरे में हो रही सारी गतिविधि को देख रहे थे। उन्होंने अभी तक एक कदम भी अंदर की तरफ नहीं रखा था। प्रतीक को किस करके पार्थी बाहर की ओर जाने के लिए मुड़ी। जब पार्थी कमरे से बाहर निकली तो उसने हरिवंश जी को इस तरह से अनदेखा किया जैसे वहाँ कोई खड़ा ही नहीं है। वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। अचानक ही कमरे के माहौल में गर्माहट महसूस होने लगी। प्रतीक की आंखें चील के समान गहरी नजर आ रही थी। हरिवंश जी ने अपना एक कदम बढ़ाया, तभी प्रतीक ने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रोक दिया। वो फिर तेजी से कमरे से बाहर की ओर आया और हरिवंश जी के पास रुक गया। उसने गुस्से में कहा, ये मेरी माँ का कमरा है और जहाँ मेरी माँ मौजूद है वहाँ ओबरॉय परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। का गाना लगा दिया था मैं। हरिवंश जी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप प्रतीक के पीछे पीछे चलने लगे। फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में एक पिलर के पास जाकर प्रतीक खड़ा हो गया। उसने गुस्से भरी निगाह से हरिवंश जी को देखते हुए कहा, देखिए, मैं जल्द से जल्द आपके 2.5 लाख रुपए लौटा दूंगा। उस 2.5 लाख रुपए की वजह से आप मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। हरिवंश जी के हाथ में एक छोटा सा काले रंग का ब्रीफकेस था। हरिवंश जी ने ब्रीफकेस को देखकर कहा, बाबा, इसमें 2.5 नहीं 10 लाख रुपए हैं जो मैं आपको यहाँ देने आया था, और ये पैसा लौटाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये पैसा आपका ही है। प्रतीक ने हैरानी से हरिवंश के हाथ में उस रॉयल ब्रीफकेस को देखा और फिर एक नजर हरिवंश को देखते हुए कहा, आपने जो हॉस्पिटल में माँ की सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं, फिलहाल मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हरिवंश जी हैरानी से प्रतीक को देखने लगे। तब प्रतीक ने उनकी तरफ गुस्से से कदम बढ़ाते हुए कहा, इस तरह क्या देख रहे हैं? मैंने कोई नई बात नहीं की। आप ही है ना वो जिसने मेरी माँ की सर्जरी करवाई? हरिवंश जी ने धीमी आवाज में कहा, नहीं बाबा, मुझे तो आज सुबह ही पता चला है कि सरला जी एडमिट है और बस इसलिए मैं यहाँ पैसे लेकर आ गया। सच मुझे नहीं पता कल रात क्या हुआ। पता नहीं। प्रतीक अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए तेज आवाज में कहा, झूठ मत बोलो, आप नहीं तो और कौन? बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, ओबरॉय परिवार से कल रात कोई पैसा नहीं आया। जो आया वो मेरे हाथ में है। बाकी यकीन करना नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। हरिवंश जी ने ब्रीफकेस प्रतीक के हाथ में थमाते हुए कहा।
प्रतीक ने तुरंत उस ब्रीफकेस को नीचे पटक दिया। भाई उसने हरिवंश जी की तरफ पीठ करते हुए कहा, और एक बात देखिए, इससे भी- अपना पैसा आप अपने साथ ले जाइए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और मेरी माँ आप लोगों के पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हरिवंश जी कुछ देर वहीं खड़े रहते हुए अपने मन में सोचते हैं, भाई अभी कोई मैं नहीं जानता, कर गया। मैं जानता था बाबा कि आप ये पैसे नहीं लेंगे, लेकिन साहब को क्या जवाब दूंगा? वो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। ए भाई ये लोग कौन थे? प्रतीक हरिवंश जी को पूरी तरह से इग्नोर करके तेज कदमों से वहां से चला गया। वो 12 साल पुरानी बात कैसे भूल सकता था जब उसके पिता ने उसकी माँ को धक्के मारकर ओबरॉय फैमिली से निकाला था। गहरी काली रात में चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। एक 9 साल के बच्चे की रोने की आवाज पूरे देहरादून की हवेली में गूंज रही। बाहर तेज बारिश के साथ मौसम का हाल बेहाल था। एक बड़ी सी हवेली में खूबसूरत नाजुक सी सरला को एक आदमी ने बाल पकड़कर बाहर खींचते हुए कहा, मेरे हिसाब से जीने में दिक्कत है तो निकल जा यहाँ से। इस हवेली में औरतों को मुंह खोलने की आजादी नहीं। एक 9 साल का लड़का उनके पीछे दौड़ते हुए जोर जोर से रोते हुए कह रहा था, छोड़ दो मेरी माँ को, प्लीज प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। आप लोग तो कहानी उस आदमी ने गुस्से में सरला को उंगली दिखाकर कहा, आज के बाद इस हवेली में कदम रखने की हिम्मत मत करना। इतना कहते हुए उस आदमी ने 9 साल के उस बच्चे का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तभी सरला ने गुस्से भरी आंखों से उस आदमी की आंखों में देखकर कहा, प्रतीक मेरा बेटा है, जहाँ भी रहूंगी वो मेरे साथ रहेगा। सरला की आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसने दया की भीख नहीं मांगी, वो सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही थी। वहीं उसका बेटा प्रतीक उसके साथ उसकी हिम्मत बनकर खड़ा। 9 साल का प्रतीक सरला से लिपटते हुए गुस्से भरी निगाह से अपने पिता को देख रहा था। तभी प्रतीक के पिता उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर खींचते हुए गुस्से में बोले, बकवास बंद कर, प्रतीक इस परिवार का बेटा है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। 9 साल के प्रतीक ने रोते हुए अपने पिता के हाथ में जोर से काट लिया और दौड़ते हुए एक बार फिर अपनी माँ से लिपट गया। फिर अचानक ही सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा, जैसे घना कोहरा। सरला की आंखों से लगातार आंसू बह रहे और 9 साल का ध्रुव सरला की ओर दौड़ रहा था। अचानक सरला कहीं धुएं में गायब हो गई। नहीं माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रतीक अचानक नींद से जागते हुए चिल्लाया। तभी एक लड़की की मीठी सी प्यारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? क्या आज फिर तुमने वही सपना देखा? वो आवाज सुनते ही प्रतीक ने अपने आप को संभालते हुए आंखें खोली तो देखा उसके सामने खूबसूरत पार्थी खड़ी है। पार्थी को देखते ही प्रतीक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माँ की सर्जरी और हॉस्पिटल की उस रात को 2.5 साल बीत चुके थे। जब प्रतीक ने उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे देने वाले मददगार की छानबीन की थी तो उसे कुछ हाथ नहीं लगा था। फिर उसने जब एक दिन पार्थी से पूछा तो पार्थी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसी ने प्रतीक की माँ के ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख रुपए दिए थे। जब प्रतीक ने कहा कि वो उसके रुपए चुका देगा तो पार्थी ने एक बेहद अजीब से कॉन्ट्रैक्ट की शर्त रखी थी। पर हैरानी की बात ये थी कि इस शर्त में प्रतीक का कोई नुकसान नहीं लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी थी। पार्थी बहुत ही प्यार से प्रतीक के पास आकर बैठते हुए नैपकिन से उसके चेहरे पर आया हुआ पसीना पोंछने लगी। प्यार भरी नजरों से प्रतीक को देखते हुए पार्थी ने पूछा, अब ठीक लग रहा है? प्रतीक ने पार्थी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, सपना ही तो था बस, लेकिन मुझे माँ से मिलने जाना होगा। तब पार्थी एकदम से उठकर जाते हुए बोली, अरे फिर उठ जाओ, तुम्हें तो पता है ना पापा। वही पार्थी आगे कुछ कहती उससे पहले ही प्रतीक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से पार्थी का बैलेंस बिगड़ गया और वह बेड पर प्रतीक के ऊपर गिर गई। पार्थी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? प्रतीक पार्थी के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, सुबह की शुरुआत मीठे से करना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? पार्थी एकदम हंसते हुए बोली, पागल हो तुम, जानते हो आज का दिन कितना बड़ा होने वाला है, जल्दी उठो। प्रतीक मुंह बनाते हुए कहा, हमें 2 साल हो गए हैं एक साथ रहते हुए और आज भी तुम हर सुबह बस यही कहती हो कि आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। आखिर तुम्हें किस दिन का इंतजार है? पार्थी ने कमरे के कर्टन खोलते हुए खिलखिलाकर कहा, अरे बाबा, तुम्हें उठाने की ट्रिक है ये बस, और कुछ नहीं। चलो उठो, कॉलेज आना है और फिर डाइनिंग टेबल पर पापा की बहुत सारी बातें सुननी है। ओह नहीं। इतना कहते हुए प्रतीक ने अपने सर पर हाथ रख लिया। कर लिया भाई, कागज फिर से वही स्यापा, न जाने माँ कैसी होगी। 8 दिन से मिलने जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रतीक वॉशरूम की तरफ जाते हुए खुद से बातें कर रहा था। भाई कंफर्म और नहीं रुकना है भाई।
जो मिला उसी से खुश रहा भाई। लगभग सुबह के 10 बज चुके थे। पार्थी और उसके पिता मिस्टर रणधीर बत्रा डाइनिंग टेबल पर रखी क्रोकरी को बजाते हुए गाना गा रहे थे। भूख लगी जोरों की भूख लगी, भूख लगी जोरों की भूख लगी। और थोड़ा बस 2 मिनट हो गया। किचन से ये आवाज आते ही मिस्टर रणधीर बत्रा ने पार्थी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लड़का तो कमाल का चुना है तूने, लेकिन शादी करने के बारे में सोचना भी मत। पार्थी ने मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहा, अरे पापा, इस लंगूर से शादी करना भी कौन चाहता है? वो तो आपका प्लान था, सो मैं 2 साल से ऐसे झेल रही हूँ। फाइनली ब्रेकफास्ट तैयार है। सॉरी अंकल, आज नींद देर से खुली। प्रतीक मिस्टर रणधीर की ओर देखकर चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुमसे इससे ज्यादा और कोई उम्मीद भी क्या की जा सकती है। प्लेट में रखे पराठे की ओर देखकर रणधीर जी ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रतीक चुपचाप नजर झुकाते हुए कुछ नहीं कहता। रणधीर जी ने बिना कुछ कहे चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर फिर एक नजर प्रतीक को देखकर कहा, इस घर में तुम्हें लगभग पूरा 2 साल होने को आया है, पर आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि ब्रेकफास्ट में मुझे ब्रेड टोस्ट खाना पसंद है, पराठे नहीं। प्रतीक ने मासूमियत के साथ कहा, ओह सॉरी पापा, आगे से ध्यान रखूंगा। उफ, कितनी बार कहा है पापा मत कहा करो। मैं पार्थी का पापा हूँ, तुम्हारा नहीं। सर या मिस्टर बत्रा ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से। रणधीर जी ने बहुत ही कड़क और तीखी आवाज में कहा। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा और पार्थी के पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए खुद ब्रेकफास्ट करने बैठ गया। तुम्हें वक्त का कुछ एहसास है भी या नहीं? समय देखा है तुमने? प्रतीक को ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता देख मिस्टर बत्रा जोर से चिल्लाने लगा। प्रतीक फिर से एकदम से खड़ा हो गया और मिस्टर बत्रा को हैरानी से देखने लगा। तभी मिस्टर बत्रा ने चिढ़ते हुए कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पर है, जाओ जल्दी से कार निकालो। प्रतीक ने एक नजर पार्थी को देखा जो दोनों कंधे उचकाते हुए मासूम सा मुंह बनाकर इशारे में उसे शांत रहने के लिए कह रही थी। प्रतीक ने उदासी भरे लहजे में कहा, ठीक है सर, लेकिन मुझे मेरी माँ से मिलने जाना है। मिस्टर बत्रा ने एक बार फिर चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो पहले कार साफ कर दो, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। आवारा जैसे घूमते तो रहते हो, तुम्हारे पास काम क्या है करने के लिए? इतना कहते हुए मिस्टर बत्रा तेज कदमों से वहाँ से बाहर की ओर चले गए। तभी पार्थी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें तो पता है ना पापा का बिजनेस कितना लॉस में है, वो फुल टाइम टेंशन में रहते हैं, उनका व्यवहार कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया है, बस इसलिए। इतना कहने के बाद पार्थी एक लंबी सांस लेते हुए मुस्कुराकर प्रतीक के गाल पर धीरे से किस कर दिया। पार्थी ने अपने पैरों के पंजे के बल खड़े होते हुए अपने दोनों हाथ प्रतीक के गले में डालकर एकदम उसके करीब आकर उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, उनके बिजनेस में सब कुछ ठीक होते ही तुमसे उनका बिहेवियर भी सही हो जाएगा। प्रतीक ने एक नजर पार्थी को देखा, उसने उसके माथे पर किस किया और मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चला गया। प्रतीक के वहां से जाते हुए पार्थी के भाव अचानक ही बदल गए। प्रतीक को जाते हुए देख पार्थी ने अपने हाथ झटकते हुए कहा, क्या बंदा है यार, ये करोड़ों का मालिक होते हुए भी देखो तो कैसी जिद पर अड़ा है, पता नहीं इसको कब तक झेलना पड़ेगा। तभी सामने से मिस्टर बत्रा मुस्कुराते हुए आए। पार्थी ने उन्हें देखकर कहा, मैं जानती थी पापा आज ऑफिस नहीं जाने वाले, बस उसे परेशान कर रहे हैं। मिस्टर बत्रा ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, बच्चे न जाने कब तक इसे झेलना पड़ेगा। मैं तो बस ये नहीं चाहता कि वो तुम्हारे बगल में बैठकर ब्रेकफास्ट करे। पार्थी ने मुंह बनाते हुए कहा, पापा आप भी ना सच में। मिस्टर बत्रा ने इरिटेट होते हुए कहा, हाँ तो तुम समझाती क्यों नहीं उसे? हमारे पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है, अगर 2 महीने में वो अपने परिवार के पास नहीं लौटा और ओवरऑल फैमिली की कमान उसने अपने हाथ में नहीं ली तो वो हमारे किसी काम का नहीं। और इन 2 महीनों में हम रोड पर आ जाएंगे, समझ रही हो ना पार्थी? वो जिद पे अड़ा है, समझाओ उसे। पिछले 2 साल से समझा रही हूँ, कभी प्यार से, कभी नफरत से, कभी गुस्से से, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस कहता है कि वो मुझसे बेहद प्यार करता है और जल्दी मुझे अच्छी जिंदगी देगा। मिस्टर रणजीत बत्रा एक लंबी सांस लेते हुए, फिर से वही संवाद। देखो तुमसे कुछ ना हो पाएगा। पार्टी एक काम करो, कल शाम को तुम्हारी कजिन ब्रदर निशांत की बर्थडे पार्टी में जाओ और अपने इस लंगूर को साथ लेते जाना। बिल्कुल नहीं पापा, आप जानते हैं ना वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं हम लोगों को, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। पार्थी ने बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहा। मिस्टर बत्रा ने अपनी आवाज में सॉफ्टनेस लाते हुए कहा, तुम्हें जाना होगा पार्थी, जाओ और अपनी चाचा से रिक्वेस्ट करो, एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन पापा, पार्थी कुछ कहना चाहती थी लेकिन मिस्टर बत्रा ने बीच में रोकते हुए कहा, देखो मैं उससे बात नहीं करता, लेकिन तुम उसकी लाडली बेटी बनकर उससे रिक्वेस्ट कर सकती हो। अगर उसकी कंपनी हमारा प्रोजेक्ट क्लियर कर देगी और 10% शेयर भी अगर हमें दे देती है तो हम किसी भी तरह से रोड पर आने से बच जाएंगे।
पार्थी ने धीमी आवाज में कहा। पापा प्लीज। उस वक्त मिस्टर रणधीर बत्रा का पारा चढ़ने लगा था। न चाहते हुए भी उनकी आवाज तेज होने लगी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, देखो तुम इस आलीशान घर में जो रहती हो ना, ये घर 2 महीने का मेहमान है। फिर अपने लंगूर के साथ उस बस्ती में जाकर रहना जहाँ से तुम उसे लेकर आई थी। पार्थी को कहीं ना कहीं अपने पिता की बात सही नहीं लगी थी। वो अपने पांव पटकते हुए वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ प्रतीक एक बस्ती के मामूली से घर में जमीन पर बिछे आसन पर बैठकर खाने के चटकारे ले रहा था। ओह माँ, कितने दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना नसीब हो रहा है, सरला ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आता तेरी प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों उस लड़की के घर में जाकर रह रहा है। प्रतीक ने तुरंत ही धीमी आवाज में जवाब दिया, माँ तू तो जानती है ना, उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 6 महीने और मुझे उसके साथ बिताने होंगे। 6 महीने से पहले मैं वो घर नहीं छोड़ सकता। और फिर भारती उतनी बुरी भी नहीं है, कभी कभी थोड़ा गुस्सा हो जाती है क्योंकि बिन माँ की बच्ची है। सरला जी मुंह बनाते हुए, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। प्रतीक अपने हैंड वॉश करके नैपकिन से हाथ पोंछते हुए कहा, माँ तू फिक्र मत कर, सब ठीक है और सब ठीक ही होगा, धीरे धीरे तू समझने लगेगी। सरला जी ने बड़ी बड़ी आंखें करके हैरानी से प्रतीक को देखते हुए कहा, अच्छा एक बात बता, क्या सच में उस दिन हॉस्पिटल में 2.5 लाख इसी लड़की ने दिए थे? प्रतीक ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, पार्थी ने दिए थे। अब तक 1000 बार ये सवाल तुम मुझसे कर चुकी है और मैं इस बात का जवाब दे चुका हूँ। सरला जी ने बिल्कुल भड़कते हुए कहा, हाँ 1000 बार कर लिया तो क्या हुआ, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि ये लड़की अच्छी हो सकती है। प्रतीक ने सरला जी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, माँ कितनी बार कहा है, वो रात याद मत दिलाया कर, मैं किसी भी हाल में तुझे नहीं खो सकता। और फिर 2.5 लाख रुपए के बदले अगर उसने मुझे 3 साल उसके घर में रहने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया तो क्या गलत है। लगभग 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, कुछ ही समय बचा है, फिर तू, मैं और पार्थी हम तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। मैं जल्द अपने लिए प्यारा सा छोटा सा घर ले लूंगा। सरला ने अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को छुपाते हुए कहा, बस बस अब क्या रुलाएगा। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, नहीं माँ चलो मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है। तुम जानते हो कुछ दिनों में एग्जाम है और लैब में प्रैक्टिकल करने में वक्त ऐसे निकल गया पता ही नहीं चलता। हाँ जानती हूँ, दिन भर कॉलेज में और रात बार में। जल्दी से तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए और तुझे अच्छी जॉब मिल जाए, बस रात दिन यही दुआ करती हूँ। वेटर की नौकरी कब तक करेगा। प्रतीक ने सरला जी के माथे पर किस करते हुए कहा, बस करो माँ, आज के लिए इतना काफी है, अभी मैं चलता हूँ, जल्द मिलते हैं, तुम अपना ध्यान रखो। इतना कहते हुए प्रतीक तेज कदमों से बाहर की ओर निकल गया। जैसे ही वो घर के बाहर निकला उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा है। वो एकदम से रुकते हुए इधर उधर देखने लगा। कोई नजर न आने पर प्रतीक ने तेज आवाज में चीखते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? पिछले 2.5 साल से लगातार मेरा पीछा कर रहे हो, नजर क्यों नहीं आते? एक परछाई की तरह मेरे पीछे साथ चलते हो, आखिर वो कौन? लगभग 2.5 साल पहले जब प्रतीक ने कॉलेज ज्वाइन किया था तो हमेशा उसे ऐसा लगता था कि किसी की नजर उसके ऊपर है, लेकिन अपना वहम समझकर उसने इस बात को इग्नोर किया। वक्त तेज रफ्तार से बीत रहा है और आज भी प्रतीक को वही एहसास होता है कि कोई है जो परछाई के जैसे उसके साथ चलता है। कॉलेज देर से पहुंचने की वजह से प्रतीक तेज कदमों से अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहा था। आज कॉलेज में रोज की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। कॉलेज के बाहर कैंटीन के पास राहुल, रितेश और पार्थी के कुछ दोस्त कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाथ में लिए मस्ती कर रहे थे। राहुल प्रतीक को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। फिर उसने एकदम से प्रतीक के सामने आकर कहा, क्या बात है ब्रो, आजकल तो तुमने कॉलेज आना ही कम कर दिया। तभी रितेश ने आगे बढ़कर कहा, अरे भाई ये तो रोज कॉलेज आता है, बस हमसे छुप के निकल जाता है। वहाँ पर मौजूद एक और लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे नजर मिलाएगा भी तो कैसे, पब में पार्टी देने के लिए बुलाता है और पता चलता है खुद ही वेटर है, बेचारा मुंह दिखाने लायक बचा ही कहाँ। प्रतीक राहुल और बाकी दोस्तों को बिल्कुल अनदेखा अनसुना कर साइड से निकलने की कोशिश कर ही रहा था। तभी राहुल ने प्रतीक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हे हम दोस्त थे तब तुमने हमें इतनी अच्छी पार्टी दी थी और अब तुम हमें इग्नोर करते हो, बात कुछ ठीक नहीं लगती यार प्रतीक। प्रतीक ने बिना राहुल की आंखों में देखे कड़क आवाज में कहा, मुझे लेट हो रहा है, हट जाओ मेरे सामने से। उस रात जो कुछ भी हुआ मैं भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ तो बेहतर रहेगा। पिछले 2 सालों से जब जब राहुल प्रतीक को देखता था हमेशा वही घिसी पिटी कहानी लेकर बैठ जाता, उसका मजाक उड़ाता। यहाँ तक कि राहुल ने पूरे कॉलेज में प्रतीक का मजाक बनाकर रखा था।
यही कारण था कि प्रतीक का कोई दोस्त नहीं था, ना ही कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। पार्थी चुपचाप राहुल और रितेश के ग्रुप के साथ खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। चेहरे पर उसकी मासूमियत ऐसी थी जैसे वो तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। जो कुछ भी हो रहा था उसमें उसकी क्या गलती थी। प्रतीक ने एक नजर पार्थी की ओर देखा, जो पूरी तरह से उसे अनदेखा कर रही थी। प्रतीक ने पार्थी को देखकर मन में सोचा, अपने घर में इतना प्यार जताती है और कॉलेज में तो ऐसा लगता है कि पहचानती भी नहीं। इतना सोचते हुए बाकी सबको इग्नोर करके प्रतीक एकदम से पलटकर आगे की तरफ बढ़ा, तभी अचानक ही एक लड़की से टकरा गया। टकराने की वजह से उस लड़की का बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने वाली थी, तभी प्रतीक का हाथ उसकी कमर पर गया और उसने उस लड़की को गिरने से रोक लिया। एक पल के लिए प्रतीक और वो लड़की एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों की नजर एक दूसरे से टकराई। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। ये थी काशी, जिसके हाथ में 3 से 4 बुक्स थी। आंखों पर मोटा सा चश्मा, रंग गोरा लेकिन लुक पूरा बहनजी टाइप। सलवार सूट, वो भी पुराने जमाने के स्टाइल वाला। फुल स्लीव्स कुर्ता, लंबी चोटी, माथे पर बिंदी। राहुल, रितेश, कोई और कुछ कहता उससे पहले ही प्रतीक ने चिढ़ते हुए काशी से कहा, हमेशा तुम मुझसे टकराती क्यों रहती हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तभी राहुल उन दोनों के चक्कर लगाते हुए गाना गाने लगा। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर प्यार से क्यों डरता है दिल। राहुल का साथ देते हुए रितेश ने आगे कंटिन्यू किया। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं कहाँ मंजिल। प्रतीक अपना कंट्रोल अपने आप से खो रहा था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस करो। प्रतीक की तेज आवाज सुनते ही काशी घबरा गई। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। तभी पीछे से रितेश ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे अरे, गरीब दास को गुस्सा आ रहा है, देखो किसी की पिटाई ना हो जाए, दूर हटो सब। इतना कहने के बाद राहुल और रितेश एक दूसरे से ताली मारकर जोर से हंसने लगे। प्रतीक एक नजर राहुल को देखता है और फिर 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, देखो मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, जो मेरे पास है काफी है, तुम लोग अपने काम से मतलब रखो। ये पहली बार था जब प्रतीक ने गुस्से में राहुल की बदतमीजी का जवाब दिया। तभी रितेश ने राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पीछे करके खुद आगे बढ़कर प्रतीक की आंखों में देखकर कहा, क्या बात है, मतलब तुम हमसे फाइट करने के लिए तैयार हो? इतना कहने के बाद रितेश ने पार्थी की ओर देखते हुए कहा, तुम क्या कहती हो, क्या इसका जुलूस निकाल दिया जाए? पार्थी ने तेजी से आगे बढ़ते हुए राहुल का हाथ पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा, यार तुम लोग प्लीज ये सब बंद करो, जाने दो उसे। वही काशी नीचे जमीन पर गिरी हुई अपनी बुक्स उठाते हुए एक टक प्रतीक को देख रही थी। प्रतीक ने महसूस की थी काशी की निगाहें अपने ऊपर। उस वक्त तो उसने काशी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि पार्थी को राहुल और रितेश के साथ देखते हुए प्रतीक के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था अपने आप पर कंट्रोल करना। प्रतीक कुछ कहता उससे पहले ही पार्थी ने प्रतीक के पास आकर धीरे से फुसफुसाकर कहा, देखो प्लीज तुम इन लोगों को इग्नोर करो, जाओ तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है। इतना कहते हुए पार्थी ने तुरंत पलटकर राहुल के हाथ में अपना हाथ डालकर पीछे मुड़कर कहा, जाने दो उसे, ये हमारे बीच खड़े होने के लायक भी नहीं है। प्रतीक अपनी लाल गुस्से भरी आंखों से राहुल को देखे जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो राहुल का मुंह तोड़ दे, लेकिन तभी उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, इन बेकार की बातों में मैं अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। वहीं पूरे कॉलेज में प्रतीक ने अपनी इमेज सीधे साधे चॉकलेट बॉय के रूप में बनाई थी। बहुत सी लड़कियां प्रतीक को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होती थी। प्रतीक की हल्की नीली आंखें, लेकिन गहरे काले बाल, गोरा रंग और शार्प फीचर्स हर किसी को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देता था। लेकिन उसकी जो इमेज थी एक मामूली सी लड़के की, जहां उसे कोई भी कुछ कहता था वो चुपचाप सुन लेता था। वो कभी अपने आप के लिए स्टैंड नहीं लेता। इस वजह से हर कोई उससे दूरी बनाए रखता था। दूसरी बात, एक वेटर के रूप में जाना जाने वाला प्रतीक खुद अपनी दुनिया में मग्न था। उसे कभी किसी और से कोई लेना देना नहीं रहता था। कुछ देर बाद राहुल ने पार्थी से कहा, क्या बात है पार्थी, आखिर तुमने इसे कंट्रोल कैसे कर रखा है? इसके सामने तुम मेरे हाथ में हाथ डाल रही हो और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्थी मुस्कुराते हुए कहती है, फर्क पड़ता है उसे, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने उसे कह रखा है कि कॉलेज में किसी भी कंडीशन में हम अपने रिश्ते को सबके सामने जाहिर नहीं कर सकते। और तुम तो जानते हो वो मुझे बेइंतहा प्यार करता है। मैं जो कहूँ वो ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। यार 2 साल से एक फ्री का नौकर मिला है, सही है। सच में प्यार भी क्या चीज है ना, इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देता है। तभी राहुल ने पार्थी की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर कहा, जान तो ये मेरी है,
वो तो बस एक जरिया है मिस्टर बत्रा की कंपनी को बैंकरप्ट होने से रोकने का। पार्थी ने भी अपने दोनों हाथ राहुल के गले में डालकर मुस्कुराते रहे। वो सच में बहुत बुद्धू है। मैंने बस कहा कि उसकी माँ के इलाज के 2.5 लाख रुपए मैंने दिए हैं, वो एक बार में मान गया। फिर तब से लेकर आज तक मेरी कठपुतली बना हुआ है। लेकिन तुमने मदद नहीं की तो फिर किसने? रितेश आश्चर्य से सवाल कर रहा था। तभी पार्थी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है उसके पिताजी ने की होगी। फिलहाल तो उसे ये पता है कि वो 2.5 लाख रुपए मैंने दिए थे और मात्र 2.5 लाख के चक्कर में 2.5 साल से वो मेरे साथ है। मेरे घर के सारे काम करता है और मेरी हर बात मानता है। और क्या चाहिए? और एक बंदा है वो। रितेश एक के बाद एक सवाल कर रहा था क्योंकि 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उस पूरी प्लानिंग में राहुल, पार्थी और मिस्टर रणधीर बत्रा शामिल थे। रितेश को सारी बातें क्लियर नहीं पता थी। रितेश ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, कार ब्लास्ट हो रहा था। वैसे तुम्हें उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? उस गरीब दास के पास ऐसा क्या है जो तुम जैसी लड़की ने उसे इतना कंट्रोल करके रखा है? मुझे उसमें नहीं, उसके पैसों में इंटरेस्ट है। उस रात जब पब के बाहर कुछ लोगों को मैंने उसे अपने साथ ले जाते हुए देखा, मुझे लगा हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पार्थी की बात खत्म होते ही राहुल ने कहा, हाँ। फिर पार्थी ने मुझे कॉल किया और हम दोनों उन लोगों का पीछा करने लगे। आगे पार्थी ने कहा, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि प्रदीप द हरिवंश रॉय के साथ वह बात कर रहा था। हमने चुपचाप सुनने की कोशिश की तो पता चला कि वो करोड़ों का मालिक है जो हरिवंश जी से देना चाहते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद पार्थी ने सोचते हुए कहा, उसी दिन मैं अपने पापा से मिलकर आ रही थी। उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी बहुत नुकसान में है, इसलिए शहर के किसी रईस परिवार के साथ वो मेरी शादी करना चाहते हैं ताकि उन्हें सपोर्ट मिले और कंपनी दिवालिया होने से बच जाए। चाहे जो हो जाए, मैं राहुल के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, इसलिए ये पूरा प्लान किया। तभी रितेश ने कहा, लेकिन राहुल के पिता मिस्टर जिंदल भी तो तुम्हारी मदद कर सकते थे। रितेश की ये बात सुनते ही राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। राहुल भी रईस था और बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन जब मदद की बात आई तो राहुल के पिता ने उसे साफ मना कर दिया था। तब राहुल ने पार्थी को ये प्लान समझाया कि वो प्रदीप को अपने कंट्रोल में कर ले। प्रदीप पार्थी के प्यार में पागल था और अगर वो समझाएगी तो वो खुद हरिवंश जी से अपने करोड़ों रुपए लेकर पार्थी को दे देगा। उसे समझाते समझाते 2.5 साल हो गए हैं, पता नहीं कब इस बुद्धू को अकल आएगी। मुझे तो लग रहा है मैंने गलती कर दी। पार्थी टेंशन में बोली। उसे राहुल पे गुस्सा भी आ रहा था। रितेश राहुल